हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस 50 क्वेश्चन से हम लोग अप्रॉक्स 250 प्लस क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन 50 क्वेश्चन का हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मांसपेशी में दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है। वही मांसपेशी आया है। तो मांसपेशी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 मांसपेशी की कुल संख्या है। सर्वाधिक मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो पीठ में पाई जाती है, लगभग 180 मांसपेशी। मांसपेशी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का नाम याद रखेंगे, मायोसिन, और एक और प्रोटीन पाया जाता है एक्टिन। मांसपेशी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो ये होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहता है। वही क्वेश्चन पूछा जाए कि मांसपेशी में थकावट किसकी वजह से होता है। तो लैक्टिक एसिड याद रखेंगे। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकावट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसके कारण ये तना हो जाएगा। और कैसा तना है? तो याद रख लेंगे ये भूमिगत तना है। भूमिगत तना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमिगत तना में भी ये किस प्रकार का तना है। तो ये प्रकंद है, राइजोम है, प्रकंद। और राइजोम में प्रकंद में कौन कौन सा आता है? तो एक याद रखेंगे अदरक और एक याद रख लेंगे हल्दी। अदरक और हल्दी प्रकंद में शामिल किया जाता है। वहीं भूमिगत तना में 3 और होते हैं। एक का नाम होता है कंद। कंद के अंतर्गत हम लोग आलू को रखते हैं, आलू आता है कंद के अंतर्गत। वही एक होता है शल्यकंद। शल्यकंद के अंतर्गत आता है प्याज और लहसुन। प्याज एंड लहसुन शल्यकंद के अंतर्गत आता है। और एक होता है हमारा धनकंद। धनकंद के अंतर्गत आता है ओल, अरबी, ये हमारा होता है धनकंद के अंतर्गत। तो हम लोगों ने देखा कि भूमिगत तना के अंतर्गत 4 पढ़ना होता है, प्रकंद, कंद, शल्यकंद और धनकंद। प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा हल्दी, अदरक। कंद का उदाहरण होगा आलू। शल्यकंद का उदाहरण प्याज और लहसुन। और धनकंद का उदाहरण हो जाएगा ओल और अरबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोड़ी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बोड़ी और कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। करंट से एक क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ पे कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे नामीबिया से मंगाकर चीतों को रखा गया है। तो नामीबिया से मंगाए हुए चीते किस वन्यजीव अभ्यारण्य में रखे गए? तो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में। हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश के कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम देखेंगे, जैसे बांधवगढ़, एक हो जाएगा हमारा पेंच, एक हो जाएगा कान्हा, माधव। ये सब इम्पॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के। वहीं महाराष्ट्र के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे, याद रखेंगे टडोवा, और एक याद रख लेंगे बोरीविली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असम। तो असम से याद रखेंगे, असम में मानस, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, डिब्रू साइखोवा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये याद रख लेंगे देहिंग पटकाई। वही उत्तराखंड से याद रख लेंगे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और एक और याद रख लेंगे गंगोत्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य था जो हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात से याद रखेंगे आर्टिकल 352।
आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। वहीं हम लोग का आपात से 3 और क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक आर्टिकल पूछा जाता है 356, तो 356 में राजकीय आपात की बात की गई है। राजकीय आपात जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। और एक हम लोगों का होता है आर्टिकल 360 जिसे वित्तीय आपात कहते हैं। वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात की चर्चा आर्टिकल 360 में किया गया है। और ये सारा जो राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति किसे दी गई है, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RVK राव के द्वारा। यहाँ पे वैज्ञानिक पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो RVK राव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 1868 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और इसके तहत इन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपीज़, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। और ये किस पुस्तक की रचना किए थे, तो इनकी एक पुस्तक है इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC। और हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहते हैं या जुड़वा संस्था किस कहा जाता है। और विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 277 केल्विन। और इसे अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व हम लोगों ने देखा 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर पूछा जाता कि जल का मिनिमम घनत्व कहाँ होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा 4 डिग्री पे और मिनिमम याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। वहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आयतन से रिलेटेड कि जल का अधिकतम आयतन कहाँ होता है, कितने पे होता है। तो जल का अधिकतम आयतन होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे। ये आयतन मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कब होता है, तो जल का मिनिमम आयतन हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग 277 केल्विन के नाम से भी जानते हैं। इसको चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। चलिए हम लोग अभी देखा कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम घनत्व कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन और इधर मैक्सिमम देखें तो 277 केल्विन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयतन और घनत्व में कैसा रिलेशन हो गया, जिस पॉइंट पे घनत्व मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे आयतन मिनिमम है, और जिस पॉइंट पे आयतन मिनिमम है उस पे घनत्व मैक्सिमम है। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे किसको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करना है तो हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा था लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। वही एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू में। और ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो दुर्गंधयुक्त मक्खन में। हम लोग यहाँ पे देखें कि लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में या ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में। और साइट्रिक अम्ल नींबू या जितने भी खट्टे फल होते हैं,
जितने भी खट्टे फल होते हैं इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा, मैच अगर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अभिनव भारत, अभिनव भारत, चलिए देखते हैं अभिनव भारत संस्था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो वी.डी. सावरकर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर। वहीं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे एम.एन. जोशी। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। और नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों ने देखा अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर के द्वारा। इनका पूरा नाम हो जाएगा विनायक दामोदर दास सावरकर। चलिए हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। कहाँ कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। और नौजवान सभा की स्थापना कब किया गया था? 1924 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो आप इसको मैच कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हमारा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन से 3 डेट याद रखेंगे। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी इसकी 19 जुलाई 1905 को। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन इस टाइम वायसराय थे। वहीं अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे 7 अगस्त 1905 से क्वेश्चन बनता है कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में सर्वदलीय सम्मेलन बैठाया गया था, जिसमें बहिष्कार एवं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। स्वदेशी एंड बहिष्कार। और एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन का संबंध हो जाएगा। और इसे लागू कब किया गया था? तो इसे पूर्ण तरीके से लागू 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सुमेलित करना है। जस्ट ए मिनट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, सही है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, ये भी सही है। और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। सुमेलित नहीं है तो डी हो जाएगा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाहरगढ़। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है राजस्थान में, राजस्थान में नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। वही अगर नागरहोल होता, नागरहोल कहाँ पे है? तो नागरहोल हम लोगों का हो जाएगा कर्नाटका में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाहरगढ़ राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। आर्टिकल 129 देखेंगे, इसमें कहा गया है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 129 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा यहाँ पे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। और कब किया गया था? तो अक्टूबर 1924 याद रखेंगे। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ
सन्याल के द्वारा। वही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देखा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन और वही सोशलिस्ट होता, यहाँ पे हिंदुस्तान एक वर्ड ऐड होता सोशलिस्ट। सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये याद रखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1928 में। तो क्वेश्चन पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल 1924 में, और वही अगर पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण कोहरा के समय नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा। क्या क्या है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? नोस्टक, एनाबीना, राइजो बैक्टर याद रखेंगे। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? तो ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पे कि इसमें से बताना है कि सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित नहीं है देखना है। अकबर के द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें सुमेलित नहीं है। तो जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी ये भी सही है। इलाही संवत की शुरुआत तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो 1583 में किया गया था। वही अगर होगा कि दिन इलाही धर्म की शुरुआत कब की गई थी? दिन इलाही धर्म होगा तो 1582 राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? तो 1571 में किया था। यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि जो दास प्रथा था, दास प्रथा का अंत कब किया गया था अकबर के द्वारा? तो अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया था। वहीं अगर तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था 1563 में। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है क्वेश्चन बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, तो ये राइट हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। और ये कृष्ण प्रथम कौन से शासक थे? तो ये पल्लव शासक थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो पल्लव शासक के द्वारा। और किसके द्वारा? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम ये राष्ट्रकूट शासक थे और इनके द्वारा रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इस रथ मंदिर को एकाश्मक मंदिर के नाम से भी जानते हैं, एकाश्मक मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, ये भी सही है। और ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ कराया गया? तो तंजौर याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कांची का कैलाश मंदिर। तो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय अपरिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किसके परामर्श से? तो याद रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के, उनके परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदाहरित, जिसे सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं।
सदाबहार वन के भी नाम से जानते हैं। और सदाबहार वन की क्या खासियत होती है, तो इस सदाबहार वन में विभिन्न अलग अलग तरीक़ों के वन पाए जाते हैं। इसमें जो वृक्ष होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनका पतझड़ काल अलग अलग समय होता है, इसीलिए ये वन हमेशा सदा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसे सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने वातापी कुंड की उपाधि धारण किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा, जो कि एक पल्लव शासक थे। पल्लव शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम। इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने वातापी कुंड की उपाधि धारण किया था, किसे हराने के उपलक्ष्य में, तो याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय को हराने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 से 60 के बीच ये नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नील विद्रोह की चर्चा कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो 2 पुस्तक याद रखेंगे। एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे हिंदू पैट्रियाट, और इसके रचनाकार कौन है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी HM से याद रख लेंगे। और दूसरा रचना हो जाएगा नील दर्पण। और नील दर्पण के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये थे दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया था, जिसमें जो ये नील विद्रोह हुआ था उसकी चर्चा देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोहरा समिति का संबंध यहाँ पे चुनाव सुधार से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब उसकी यहाँ पे देखेंगे तो जब ऊपर की ओर त्वरित होने पे वस्तु का भार लिफ्ट में सर्वाधिक हो जाता है। लिफ्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु का भार कब कम होगा, तो जब नीचे की तरफ त्वरित होगा तो वस्तु का भार कम हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो कब होता है, लिफ्ट में जो व्यक्ति होता है उसका भार शून्य कब हो जाता है, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटने पे भार 0 हो जाता है टूटने पर। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर स्थिर वेग से ऊपर चलेगा या स्थिर वेग से नीचे आता है तो इसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। तो मामलुक वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है। लोदी वंश, तो लोदी वंश के संस्थापक हो जाएंगे बहलोल लोदी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। गलत पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और ये सारा दिल्ली सल्तनत के वंश देखने को मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इस वंश को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खाने के द्वारा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया था। वहीं अगर पूछा जाएगा कि तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ये तुर्की में लिखा गया था। किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा। ये बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था तुर्की भाषा में, और इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने के द्वारा फारसी भाषा में किया गया था। फैजी से हम लोग ध्यान रखेंगे कि फैजी अकबर के नवरत्न में शामिल था और ये राज्य कवि थे अकबर के।
अकबर के राज्य कवि थे फैजी। अबुल फजल तो आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा या फिर आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। वहीं बीरबल से क्वेश्चन बनता है कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन थे? तो एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था तो वो बीरबल हो जाएंगे। और बीरबल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूपी के कालपी के रहने वाले थे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है यूपी के, ये कालपी के रहने वाले थे। इनका नाम क्या था? जो ओरिजिनल नेम था क्या था? तो महेश दास इनका ओरिजिनल नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक 32 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, ये याद रखेंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा जा रहा है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ये भी। क्षोभ मंडल से क्वेश्चन बनता है कि लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल का है। वही गर्मियों के दिन में इसकी मोटाई बढ़ जाती है और ठंडियों के दिन में इसकी मोटाई में कमी आ जाती है, और सभी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि संवेग का मात्रक होता है। तो संवेग होता है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, तो पी इक्वल टू होता है एम भी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का यूनिट पूछा जा रहा है, मात्रक पूछा जा रहा है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र 1 बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय में। याद रखेंगे कि KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसी ऑर्डर में हमारा ये सारा पर्वत श्रेणी है। और वही KLJ, ये तीनों पड़ता है हमारा ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में ये तीनों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय में पड़ता है। और जास्कर श्रेणी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे कि दहशाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल, और ये राजस्व विभाग से संबंधित था, ये राजस्व से संबंधित था। टोडरमल के द्वारा दहसाला बंदोबस्त और टोडरमल के दिमाग की उपज थी। टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगुल के लिए। और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारत की समेकित निधि में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया। और इनके द्वारा कितने वर्ग बताए गए, तो याद रख लेंगे ए बी, ए बी और ओ, इस टाइप के ब्लड का वर्गीकरण लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी किरण। और सबसे कम अपवर्तित कौन सा होता है, तो सबसे कम अपवर्तित होता है लाल। यहाँ से हम लोग याद रखेंगे जब प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण निकलती है तो ये 7 कलर में चेंज हो जाता है। सातों कलर का नाम याद रखेंगे VIBGYOR, विविग्योर के नाम से इसे याद रखेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे तो लाल का तरंग दैर्घ्य और वेग ये सर्वाधिक होगा। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वैगनी मार्क करेंगे या बस तरंग दैर्घ्य और वेग का मान ही बस लाल रंग में अधिक होता है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत दिया था। वहीं अगर पूछा जाए कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, किसके दिमाग की उपज है, तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड जो इस टाइम वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, A.O. ह्यूम याद रखेंगे, A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस को सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है, सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो ये भागलपुर की सरकार हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा यहाँ पे कि प्रजापति जो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे, तो किसके देवता थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 40 का ऑप्शन नंबर डी, सृजन के देवता थे प्रजापति। और प्रजापति कौन हो जाएंगे, तो ये विष्णु हो जाएंगे। किसके देवता थे, तो सृजन के देवता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जैन धर्म में 5 महाव्रतों के निम्न में से कौन सा सही कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्यादवाद इसमें नहीं है। सत्य, अहिंसा, यहाँ पे लिख देते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। और कौन सा नहीं है, तो स्यादवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के समकालीन थे। और ये याद रखेंगे ये अकबर के गुरु थे। और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही अपने पुत्र जिसे हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, इसका नाम सलीम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस बुक में संग्रहित है, तो राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म संबंधी नियम तथा आचरण
इसमें संग्रहित है। विनय पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया? तो उपाली के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो प्रथम अधिवेशन में किया गया। प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 483 में पहला अधिवेशन होता है। इसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की जाती है। तो सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, इसकी चर्चा सुत्त पिटक में है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो आनंद के द्वारा किया गया। वहीं हम लोग देखेंगे अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। ये सारा टॉपिक भी पूछता है, किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा इसकी रचना किया गया। और कब किया गया? तो तीसरे अधिवेशन में। कब हुआ था? तो 255 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, इसमें मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा इसकी रचना की गई थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना किया गया था अश्वघोष के द्वारा। बुद्ध चरित्र की रचना कब किया गया था? तो चौथे अधिवेशन में बुद्ध चरित्र की रचना किया गया था। और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और चौथे अधिवेशन से एक याद रखेंगे कि इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी चर्चा थी। उपाध्यक्ष के पद पे अश्वघोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। 12 समुद्री मील प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर पूछा जाए संलग्न जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील होता है? तो ये होता है 24 नॉटिकल माइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। और लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जानते हैं, विजय घाट। वहीं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, शक्ति स्थल। और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है, शांति वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीकॉक नीला, पीला और मैजेंटा। यहाँ से याद रखेंगे कि पहले प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो याद रख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाल, यहाँ पे लिख लेते हैं नीला और यहाँ पे लिख लेते हैं हरा। लाल, नीला, हरा हमारा प्राथमिक रंग होता है। लाल और हरा को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा पीला। जो बीच में है याद रखेंगे द्वितीयक रंग है। लाल और हरा को मिलाने से बनेगा पीला। लाल और नीला को मिलाने से बनेगा मैजेंटा। मैजेंटा कलर बनता है लाल और नीला को मिलाने से। और नीला और हरा को मिलाने से बनेगा यहाँ पे पीकॉक ब्लू, जिसे श्यान के नाम से भी जानते हैं, श्यान कलर। तो ये इसको मिलाने से बना। तो द्वितीयक रंग कौन कौन सा है? तो मैजेंटा, पीला और श्यान, जिसे पीकॉक ब्लू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर अगर बोला जाए कि तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो सफ़ेद। यहाँ से इस डायग्राम से आप ये सारे क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकेंगे। प्राथमिक रंग की संख्या कितनी है? 3, लाल, नीला और हरा। चलिए कलर चेंज करके इसको बताते हैं। लाल, नीला और हरा प्राथमिक कलर हो जाएगा। लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है। नीला और हरा को मिलाने से पीकॉक ब्लू, जिसे श्यान कहते हैं। और नीला और लाल को मिलाने से मैजेंटा बनता है, जिसे हम लोग मैजेंटा ही कहते हैं। तो ये द्वितीयक रंग मैजेंटा, पीला और श्यान हो गया। और प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से कैथोड किरण का गुण नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। ये गलत हो जाएगा।
वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की। गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है, और आयनिक क्षमता जो होती है, आयनिक क्षमता सबसे कम होती है गामा किरण की। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं कैसे? तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा है? तो 3 प्रकार की। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राजकीय आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। इस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वास्तविक प्रधान हो जाएंगे प्रधानमंत्री। वही संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो संवैधानिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।